गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यूपी डायरेक्ट सेमेस्टर 4 मैथ में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा सांख्यिकी स्टैटिक्स है। इसको हमने प्रीवियस तीनों सेमेस्टर में पढ़ चुका है और चौथे सेमेस्टर में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हमारा सिलेबस में क्या क्या है। हमारा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका एवं बहुलक गणना करना जो है हमारा ये 2 से 3 नंबर में कवर हो रहा है 25 में से। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं जो इसमें ज़रूरत पड़ेंगी। तो आंकड़े क्या हैं? आंकड़े क्या हैं? किसी निश्चित उद्देश्य की किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्र किए गए तथ्य तथा उन अंकों को संख्यात्मक या अन्य रूप से हो सकते हैं, जिन्हें हम आंकड़े कहते हैं। अब मतलब क्या है, किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर कुछ आंकड़े या तथ्य जो है एकत्रित किए जाते हैं, उन्हीं को आंकड़े कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए, आप मतलब अध्यापक बनने वाले हैं, तो मतलब आपको जैसे कहा जा सकता है कि आप अपने प्राथमिक विद्यालय के क्षेत्र में 1 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, वहाँ 0 से मतलब 5 से जो है 14 वर्ष तक के बच्चों का एक सर्वे कीजिए, जिसमें उनमें देखिए कि जो बच्चे हैं वो कहीं पर विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो वो किस विद्यालय में हैं। तो ये चीज़ें जैसे आपको एकत्रित करना है, तो इस टाइप से जो हम सर्वे करेंगे तो एक डेटा हो जाएगा। ठीक है। अब सांख्यिकी क्या है? आंकड़ों से अपने इच्छानुसार अर्थपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने संबंधित अध्ययन गणित की शाखा में किया जाता है। उस शाखा का नाम क्या है? सांख्यिकी है। तो जैसे अपनी इच्छा अनुसार अर्थपूर्ण सूचना को उपलब्ध करना। अब जैसे कि हमारी एक इच्छा थी कि हम मतलब ये जानें कि हमारे जो 5 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कर भी रहे हैं, तो कौन से ईयर के बच्चे किस क्लास में हैं। तो इसलिए हमने क्या है, उसको जो है एकत्रित किया गणना को, और उसको मतलब इस टाइप उसको जो अध्ययन करेंगे वो हमारी किस विषय के अंतर्गत आती है, वो विषय हमारी सांख्यिकी के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब आंकड़ों के प्रकार तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक या गौण आंकड़े। तो प्रथम जो हम जैसे नॉर्मली जाएंगे कापी पेन लेके या कुछ लैपटॉप से जाएं या फिर टैबलेट लेके जाएं, तो मतलब हम क्या है, पहले तो मतलब कोई हम डाटा इकट्ठा तो करते नहीं कि एक अलग लिस्ट बनाएं कि अच्छा 5 साल का बच्चा इसमें, 6 साल का इसमें। हम मतलब हर घर जाएंगे और मतलब ये पूछेंगे आपके यहाँ कितने बच्चे हैं और कौन सा बच्चा किस किस क्लास में है। तो ये हम एक डेटा बनाते जाएंगे, एकत्रित करते जाएंगे। तो इस टाइप से जो एकत्रित करते हैं उसको प्राथमिक डाटा कहते हैं। ठीक है। तो ये देख लेते हैं आंकड़े एकत्रित करने में अपने दिमाग में। एक मिनट। तो यहाँ आंकड़ों को एकत्रित करने वाले अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य को रखकर सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। अब वही उद्देश्य आप लोग बताया था कि एक निश्चित उद्देश्य होता है, तो हमारा उद्देश्य आपको पता है कि वही 0 से 15 साल के बच्चों को ये देखना है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो वही चीज़ दिमाग में रखा हमने और कुछ मतलब जाके आंकड़ा एकत्रित किया। ठीक। अब जहाँ जहाँ किसी स्रोत से उसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं और आंकड़ों से प्राप्त किए गए उन आंकड़ों को हम अब क्या है, हमने सूचना इकट्ठा कर ली थी, अब उसमें से हमें कुछ आंकड़े प्राप्त करने हैं। जैसे ये देखना है कि कौन से बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, कितने बच्चे संख्या है। तो अब वो क्या है, एक पहले से आंकड़ा था, उसमें से हमने उस आंकड़े को निकाला। तो इस टाइप के जो आंकड़े निकलते हैं उसको हम सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक डाटा बोलते हैं। अब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अब मान लीजिए जो ऐसे कोई आंकड़ा हमने सर्वे कर लिया, अब उसको मतलब हमें एक अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित मतलब कर देना है कि जैसे अगर कोई देखे तो समझ में आ जाए। ऐसे एग्जाम्पल ये था कि हमने सर्वे किया मान लीजिए 5 से 14 साल के बच्चों का, तो उसमें हमने उनको सारे आंकड़ों को भी एक व्यवस्थित ढंग से, चाहे ग्राफ के माध्यम से, चाहे दंडारेख के माध्यम से या पाई चार्ट के माध्यम से, हमने मतलब एक व्यवस्थित दिखा दिया कि मतलब क्लास 1 में कितने पढ़ रहे हैं, क्लास 2 में कौन पढ़ रहा है, क्लास 3 में कौन पढ़ रहा है, या कौन से बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो ये व्यवस्थित कर दिया हमने। तो उस टाइप्स को ही हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहते हैं। अब इसे क्या है, कोई भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या सिचुएशन है उस एरिया की जहाँ पर हमने ये सर्वे किया है। तो देख लेते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करने का काम समाप्त करने के उपरांत ही अन्वेषक को इन आंकड़ों को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की
विधि ज्ञात करना होता है जिस जो अर्थपूर्ण हो और सरलता से समझी जा सकती हो और एक ही झलक में उसके प्रमुख लक्षणों को जाना जा सके। ठीक है, तो ये लक्षण जाना जैसे समझ गया। अब यहाँ कुछ और हैं इम्पोर्टेंट जो हमें आगे यूज़ करने हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आरोही क्रम क्या होता है? मतलब आंकड़ों का या संख्याओं का बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है, छोटा होता है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, आंकड़ों के जो है घटते क्रम को हम अवरोही कहते हैं, बड़े से छोटे, मतलब पहले सबसे बड़ा होगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो इस तरह को हम क्या अवरोही कहेंगे। रेंज क्या होता है? मतलब किसी आंकड़े का जो अधिकतम मान और जो न्यूनतम मान होता है उसके अंतर को ही हम रेंज या परिसर कहते हैं। अब बारंबारता क्या है? अब किसी प्रयोग या अध्ययन में हमें क्या है, कोई घटना बार बार घटती है तो उस घटना को उसकी बारंबारता कहते हैं। ठीक। वर्ग अंतराल क्या होता है? जैसे बड़े बड़े आंकड़े ले जाते हैं, ढेर सारे आंकड़े हो गए, तो उनको सरलता से अध्ययन करने के लिए क्या है, छोटे छोटे ग्रुप में बांट लेते हैं, तो इन ग्रुपों को ही वर्ग कहते हैं। जैसे बड़ी संख्याओं को आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि सरलता से अर्थ निकाला जा सके, तो इन आंकड़ों को क्या है 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40 जैसे समूहों में रख कर छोटा छोटा कर लेते हैं, तो इन समूहों को वर्ग कहते हैं या वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, और इनकी माप को क्या कहते हैं? वर्ग माप कहते हैं और वर्ग की चौड़ाई कहते हैं, क्लास विड्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग अंतराल। संचयी बारंबारता क्या है? संचयी बारंबारता किसी मतलब वह डेटा वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग को कहते हैं जो मतलब उस वर्ग और उससे पहले जितनी भी घटनाएं हैं उनका योग होता है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। एक डेटा वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग तथा सभी पिछले वर्गों के आंकड़ों के अवयवों की संख्या होती है, मतलब उसकी और उससे पहले जितने हैं उनके योग को ही संचयी बारंबारता कहते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं माध्यिका। माध्यिका हमें ज्ञात करनी है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या है, यदि किसी आंकड़े को उनके परिणाम के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर उस श्रेणी में बिल्कुल मध्य में पड़ने वाले पद को ही उस पद की माध्यिका कहते हैं। तो इसको ज्ञात करने की विधि क्या है? सर्वप्रथम क्या है, आंकड़ों को अवरोही अवरोही क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद उस आंकड़े की सबसे मध्य वाले पद को ज्ञात कर लेंगे, मध्य पद का मान ही माध्यिका कहलाती है। ये इसका सिंपल सी बात हुई। माध्यिका निकालने की दो विधियाँ हैं, एक अगर संख्याओं की संख्या विषम हो तब कैसे निकालते हैं, और सम कैसे हो तो तब कैसे निकालते हैं, ये देख लेते हैं। तो यदि आंकड़ों की संख्या जो है विषम हो तो मध्य पद क्या होगा, n+1/2 पद, और उसकी माध्यिका n+1/2 का पद वे पद का मान हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका मतलब मध्य पद हो जाएगा, उस मध्य पद का मान हो जाएगा माध्यिका। ऐसे अगर आंकड़े अगर सम दिए हों तो आंकड़े सम दिए हों तो मध्य पद कैसे होगा, m/2 पद तथा m/2 पद और m/2+1 पद, ये दोनों क्या हैं, दो मध्य पद निकलेंगे और उन मध्य पद का योग का आधा करने पर माध्यिका निकल जाएगी। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, m/2 पद का मान प्लस m/2+1 पद का मान बटा 2। तो इस प्रकार सम पदों की संख्या हो तब माध्यिका निकाल लेंगे। अब उदाहरण देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कक्षा 6 में 7 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक है, तो अब ये आंकड़े दिए थे 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155, तो इसको हम पहले आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हमने आरोही क्रम में इनको लिख लिया, 143, 155, 148, 51, 152, 153, 155 हो गया। इसमें पदों की संख्या कितनी थी, 7 थी। अब 7 थी मतलब विषम है, तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे, तो मध्य पद बराबर n+1/2 पद, तो 7+1/2 पद 8/2, मतलब चौथा पद हो गया। चौथा पद हमारा कौन सा है, चौथा पद 151 हो गया, तो इसकी माध्यिका 151 आ जाएगी। तो इस प्रकार हम इसकी माध्यिका निकाल लेंगे जब हमारा कोई पद जो है आंकड़े जो है विषम पद वाले हों। एक आंकड़ा यहाँ और दिया है जो सम पद वाला है, इसको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, एक विद्यालय में इसको बास्केटबॉल के टीम के 10 मैचों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। ठीक, उनके 10 मैच के प्राप्तांक दिए हैं। इनको पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22 हो गया। पदों की संख्या कितनी, 10 है। अब सम वाला लगाएंगे तो माध्यिका बराबर n/2 पद का मान प्लस n/2+1 पद का मान बटा 2। तो 10/2 है पद का मान, 10/2+1 पद का मान मतलब 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान बटा 2। तो 5वां पद हमारा क्या है 11, वो 6वां पद है 12, तो 11 + 12/2
23/2 हो गया और 11.5 आंसर आ जाएगा। तो माध्यिका हमारी कितनी हो जाएगी? 11.5। तो इस टाइप से हम सम और विषम के निकाल लेंगे। अब ये थे वर्गीकृत आंकड़े थे। अगर आंकड़े जो वर्गीकृत जो है सारणी में दिए हों तो कैसे निकालेंगे? तो सारणी वाला देख लेते हैं। एक यहाँ निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करनी थी, जिसमें 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 पद दिए हैं। उसकी बारंबारता दी है। 2 वाले की 3 है, 4 वाले की 2 है, 6 वाले की 2 है, 8 वाले की 4 है, 10 वाले की 3 है, 12 वाले की 1 और 14 वाले की 2 है। तो अब इसका हम क्या है, संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो ये पद हो गया, ये बारंबारता हो गई। संचयी 3 हो गया और 3 2 5 हो गया और 5 2 7 हो गया और 7 4 11 हो गया और 11 3 14 हो गया और 14 1 15 हो गया, 15 2 17 हो गया। मतलब यहाँ हमारी बारंबारता पदों की मान कितना है? 17 हो गए। अब 17 है मतलब ये विषम है, तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो माध्यिका क्या हो जाएगी? n+1/2 पद का मान। तो 17 + 1/2 मतलब 18/2 मतलब 9वां पद। 9वां पद हमारा किस में आएगा? 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। मतलब अब 7 से लेकर 11 तक, 7 के बाद से 11 तक जो है इसमें आएगा। तो ये चौथी बारंबारता वाली है। इस पद का मान कितना? 8 है। तो हमारा क्या है? माध्यिका 8 हो जाएगा। जैसे इसमें हमारा आता है तो इसमें हमारा क्या? 8 हो जाएगा। अब ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ से अगर लगातार जोड़ते हैं तो आपका 9वां कहाँ से आएगा? 3 2 5 और 5 2 7, 7 के बाद 8 9, मतलब इसी वाले में तो आएगा, 8वें वाले में। तो इस प्रकार हमारा ये निकल जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है 2018 में 2 नंबर में आया था। किसी कक्षा में 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु दी हुई है और इनकी आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी थी। तो अब 12 साल वाला 4 बच्चा, 13 साल वाला 5 बच्चा, 14 साल वाला 4 बच्चे, 15 साल वाले 6 बच्चे और 16 साल वाले 5 बच्चे हैं। तो इनका हम क्या है, सारणी लिख लिए। आयु हो गई, बारंबारता हो गई। संचयी बारंबारता 4 हो गया, 4 5 5 4 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, 13 6 19 हो गया, 19 5 24 हो गया। अब 24 है तो पदों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 24। 24 है मतलब सम है, तो सम वाले का फार्मूला लगाएंगे। तो n/2वां पद प्लस n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा 2। तो 24/2 पद, 24/2वां पद और प्लस 24/2 + 1वां पद बटा 2। तो 24 12वां पद हो गया और 13वां पद बटा 2। अब हमारा 12वां और 13वां पद कहाँ होगा? तो ये 4 हो गया, 9 हो गया। 9 के बाद क्या? 10 11 12, 10 11 12 13 हमारा इसमें आएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना है? 14। तो 14 + 14 हो जाएगा, 14 + 14/2 तो 14 वर्ष। तो इसकी माध्यिका हमारी 14 वर्ष आ जाएगी। बहुलक देख लेते हैं। किसी दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाले पद को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। अर्थात जिस पद में की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो उस आंकड़े की बहुलक कहलाती है। इसको हम क्या है, इसको ज्ञात करने के लिए देख के ही ज्ञात हो जाता है। आवश्यकता देख लेते हैं हम, बहुलक की आवश्यकता कहाँ है? तो बहुलक की आवश्यकता हमें देखिए, बहुलक की आवश्यकता हमें व्यापार उद्योग क्षेत्र में होता है। अब जैसे क्या है, एक किसी फैक्ट्री में जो है बनियान बनाई जाती थी। अब बनियान अधिक वही बनाई जाती है जो बाज़ार में अधिक बिकती है। अब मान लीजिए कि 85 नंबर की बनियान सबसे ज़्यादा बिकती है, तो 85 नंबर की बनियान ज़्यादा बनाई जाती है। और 90 100 हो गए या जो है 65 60 के हो गए, ये कम बनाई जाती हैं। तो इस हिसाब से देख लीजिए कंपनियाँ अपने, जैसे एक्सल टी शर्ट लेते हैं हम, तो एक्सल साइज़ की टी शर्ट ज़्यादा बनाई जाती है क्योंकि वो बिकती है। बाकी स्मॉल साइज़ की हो गई, डबल एक्सल की हो गई, ये कम बिकती है तो वो कम बनाई जाती है। एक उदाहरण देख लेते हैं। 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों की बहुलक। तो अब यहाँ देखिए 10 विद्यार्थियों के 15 में से कुछ अंक दिए हुए हैं जो इन्होंने प्राप्त किए हैं, तो उनका बहुलक निकालना था। तो हम इसमें देखते हैं कि जो है 10 की बारंबारता सबसे अधिक, 10 की बारंबारता 4 बार है तो उसका बहुलक 10 हो गया। ऐसे एक सारणी वाला दिया हुआ है तो इसमें हमें बहुलक कितना करना है? तो 12वें वाले पद का 4 है और 16 वाले का 10 है, 20 वाले का 14 है, 24 वाले का 20 है, 28 वाले का 6 है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 24वां पद है उसकी 20 बारंबारता है, तो मतलब यहाँ 24 इसका बहुलक हो जाएगा। अभी एग्जाम में आया हुआ था 2016 में, एक नंबर का, संख्या 10507089
का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें जीरो की बारंबारता सबसे अधिक है, मतलब जीरो हमारा 3 बार आया है तो इसका बहुलक जीरो हो जाएगा। यहाँ 7, 14, 12, 19, 21, 24, 11 की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम पहले व्यवस्थित कर लेंगे आरोही क्रम में। तो 7, 11, 12, 14, 19, 21, 24 हो गया। पदों की संख्या n बराबर 7, विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 पद हो जाएगा। ठीक है, तो n/2 पद होता है तो 7 + 1/2 मतलब 8/2। चौथा पद हमारा कौन सा है? 14, तो माध्यिका इसकी 14 हो जाएगी। ये 2 नंबर में आया था 2016 में। एक 2017 में क्वेश्चन आया था, एक बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पद 21वां पद जो है 2 बार, 22वां पद 3 बार, 23वां पद 5 बार, 24वां पद 1 बार, 25वां पद 2 बार। तो यहाँ हम देखते हैं 23वें पद का जो है 5 बार बारंबारता है, तो यही 23 इसका बहुलक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उसी का हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन 19 में आया था, बारंबारता बंटन ज्ञात कीजिए। 15 वाला 2 बार आया था, 16 वाला 4 बार, 17 वाला 7 बार, 18 वाला 5 बार और 19 वाला 3 बार। तो यहाँ हम देखते हैं 17 वाले की बारंबारता 7 बार सबसे अधिक है, तो इसका बहुलक 17 हो जाएगा। इन सब में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी को। एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, संबंधी अक्सर पूछ लेता है, कई कंपटीशनों में पूछा हुआ है, तो जानकारी के लिए याद रखते हैं, क्या पता कभी पेपर में पूछ ले। माध्यिका माध्य और बहुलक में संबंध क्या होता है? तो बहुलक हमारा होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। अब ये बहुलक दिया होता है 32.1, तो माध्य दिया है 35.4, तो माध्यिका ज्ञात करनी थी। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो बहुलक 3.21 हो गया। 3 माध्यिका माइनस 2 गुणे 3 35.4 हो गया, और 3 माध्यिका बराबर 32.1 + 70.8, तो 102.9 हो गया। और यहाँ 1/3 कर दिया तो 34.3, तो माध्यिका 34.3 हो गया। तो इस प्रकार बिना सारणी का भी अगर दिया हो मान तो हम निकाल सकते हैं बहुलक की। ठीक है, आई होप कि मतलब आप लोग को ये सांख्यिकी चैप्टर समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो काफ़ी आसानी से काफ़ी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब मैं एक छोटी सी क्लास में आपको पूरा चैप्टर का निचोड़ दे रहा हूँ, तो ये आप लोग के लिए भी अच्छा है कि आप लोग इससे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा सब कुछ। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मतलब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।